अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। और मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूअर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर नावल सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। नावल का नाम है शनासा यार, इस तरीका है ज़ैनब फैज़ा ने। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये नावल कैसा है। और ये वैसे जो नावल है ये बेस करता है आफ्टर मैरिज लव पे और फोर्स मैरिज पे। और इसके अलावा ये पढ़ के देखते हैं ये नावल कैसा है। तो ये शुरू करते हैं। कितनी बार कहा है मैंने कि जब मैं मम्मा के पास बैठा हूँ तो मत सामने आया करो। नुज़हत बेगम के उठते ही वो दबे-दबे लहजे में वार्निंग देते बोला तो इबादत ने सहमी नज़रों से इस हाल की जानिब देखा। मगर भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो सूं-सूं करती अपनी नाक दुपट्टे से साफ करती बोली तो इस्लाह को बेहद अफ़सोस हुआ। वो चाहे कुछ भी कर लेता मगर इबादत को समझा पाना नामुमकिन था। एक बात बताऊँ आपको भाई, वो एक नज़र किचन के खुले डोर से बाहर झाँकते वो सरगोशियाना अंदाज़ अपनाते बोली तो इस्लाह ने लब दबाए मुस्कुराहट ज़ब्त की। कोई नहीं है बाहर इबादत, तुम बात बता सकती हो। इस्लाह ने आँखों में शरीर से चमक लिए इस्तफ़सार किया। वो ना मेरी क्लास की लड़कियाँ आपको देख रही थीं और एक ने कहा था कि मेरी बहन को नंबर चाहिए तुम्हारे भाई का। वो हमेशा की तरह राज़दारी से अपनी दोस्त समिया की बात उसे बताने लगी। अच्छा तो फिर तुमने क्या कहा? वो हाथ में पकड़ा चाय के कप से घूंट भरते पूछने लगा, लहजा मसरूर सा था। इबादत की ऐसी ही बातें उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती थीं। जब भी वो रोज़ इन सब से मिलने आता था वैसे भी रिश्तों के नाम पे उसके पास था ही क्या। एक अदद बाप जो दूसरे मुल्क में उसके बचपन से मुकीम थे, उसे कहने का उसे कहना कि मेरे भाई का नंबर है तुम्हारी बहन के पास, मैं जानता हूँ उससे अच्छे से। इस्लाह ने इसे अंदर की बात बताई। एक इबादत ही तो थी जिससे वो अपने दिल की सारी बात कर लिया करता था। अब मैं घर जा रहा हूँ, पीछे तो कोई शरारत नहीं करना और मम्मा को तंग भी मत करना। इस्लाम ने मोबाइल निकालते हुए जहाँ पर सामने जगमगाते नंबर को देख उसके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो इबादत को वॉर्न करते कप उसके हाथ में दिए बाहर निकला था। कहाँ थे तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं। फ़ोन से आती अमल की आवाज़ पर वो मुस्कुराता अपने कमरे में दाखिल हुआ। जानती तो हो कहाँ होता हूँ इस वक्त, फिर बार बार क्यों पूछती हो? अपने बालों में हाथ चलाते वो बेजार से लहजे में बोला। तो अमल ने उसके लहजे की उकताहट महसूस करते फ़ोन को ज़ोर से हाथ में दबोचा। मुझे अच्छा नहीं लगता इस्लाह को मुझे अच्छा नहीं लगता इस्लाल कि तुम हर रोज़ इबादत से मिलने जाओ। मैं सारा काम ख़त्म करके सबसे छुप-छुपा कर तुमसे बात करने का इंतज़ार करती हूँ और तुम जब भी फ़ारिग हो पहले मामू के घर चले जाते हो। उसका लहज़ा इंतहाई रूखा था। इस्लाल के माथे पर बल नमूदार हुए। तुम मुझे वहाँ जाने से रोक नहीं सकती। अमल वो मेरे चाचू का घर कम मेरे बाबा का घर ज़्यादा है। भूलो मत मैं इन्हीं के हाथों पला बड़ा हूँ और वो मेरे लिए मेरे बाप से भी आगे हैं। वो ऐसा ही था, जब बात सच की हो वो लिहाज़ नहीं रखता था। अपने रिश्तों को इनकी जगह पर रखना उसे काफ़ी अच्छे से आता था। वैसे भी वो अमल की बेजा ज़िद की वजह से उनसे मिलना छोड़ नहीं सकता था। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुमने बड़े बाबा से बात की मेरे और अपने रिश्ते की? अमल ने उसे गुस्से में देख दोबारा से अपने मतलब की बात पूछी। असलाल ने गहरा सांस फ़ज़ा के सुपुर्द करते बेड ग्राउंड से टेक लगाई। नहीं वो घर नहीं है, वो आए तो मैं बात करता हूँ। असलाल को आज काफ़ी थका हुआ था। कल उसकी फूफो के बेटे की शादी थी और वो पूरा दिन काम करते अब काफ़ी थक सा गया था। इस वक्त उसका दिल सोने का था मगर अमल की नाराज़गी का सोचते वो उससे बात कर रहा था जिसकी सुई एक ही बात पर अटकी थी। असलाल मम्मा मेरा रिश्ता ढूँढ रही हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इससे पहले कि मेरा रिश्ता कहीं और हो तुम कुछ करो। अमल ने फिर से इस पर दबाव डाला तो असलाल ने आँखें मूंदे अपना सर दबाया। फ़िलहाल इंतज़ार करो तुम। मैं जानता हूँ तुम अभी फूफा के घर हो, कोई रिश्ता नहीं हो रहा तुम्हारा, तो मुझे मज़ीद परेशान मत करो। असलाल ने बेज़ारी से कैसे कॉल कट की तो अमल अपनी नाकामी पर तिलमिला के रह गई। इतनी लेट क्यों आए तुम? अपनी जानब दौड़ते उसे आता देख वो मुंह बनाए बोली तो अशकान ने बैग कंधे पर डाले उसे घूरा। इतना आसान नहीं था मैडम, चोरी छुपे किसी के घर जाना और फिर वहां से अमरूद तोड़ के लाना। वो अपना बैग ओसगुल के नाजुक हाथ में थमाए बोला, इसे पकड़ो अशकान, क्या कर रहे हो, ये गिर जाएगा। वो हड़बड़ाते अपने भारी बैग को संभालने की कोशिश करते बोली तो अशकान ने ओसगुल के
के सुर्ख चेहरे को देख कहका लगाया, अगर खाने का इतना ही शौक है तो इसे उठाओ भी। अपने एक हाथ में बैग को इससे लेता वो तंज करते गोया हुआ। तो और गुल ने दांत पीसते उसे घूरा, कोई एहसान नहीं किया तुमने जो यूं मुझ पर तंज कर रहे हो। वो नाक चढ़ाती नखुवत से बोली। तो अशका ने आईब्रू उचकाते उसे सर तक पाँव देखा। और मैडम, पूरे 1 घंटे से चोरों की तरह छुपता छुपाता दीवार फलांग के अंदर गया, और फिर इतने बड़े बड़े कुत्तों से जान बचाते तुम्हारे लिए अमरूद तोड़ के लाया हूँ, और तुम कह रही हो कि कोई एहसान नहीं किया। वो चीख ही तो पड़ा था। जून की कड़ी दोपहर में वो पसीने से शराबोर अपने ओस गुल को देख बोला, जिसे उसकी इतनी सारी मेहनत से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा था। एहसान तो नहीं किया, दोस्त हो और दोस्त तो जान भी दे सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुमने करी। अमरूद ही तो तोड़ के लाए हो और वो भी इतनी बातें सुना रहे हो। हारना तो उसने सीखा ही नहीं था, फिर भला कैसे वो इसकी बात को ठीक मान लेती। अशकान ने बैग से अमरूद निकालते साथ ही ओसगुल को दिए। घर चले, मामा वेट कर रही होंगी। वो अमरूद अपने बैग में डालते बोली। तो अशकान ने इसे एहसान फरामोश लड़की को तो अशकान ने उस एहसान फरामोश लड़की को देखा जो उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद उसे देख तक नहीं रही थी। ओसगुल रुको तो इसे घर की तरफ जाता देख उसके पीछे हुआ था। हाँ कहो, क्या बात है। ओसगुल ने मुड़ते उससे सर इससे सर यूं आवाज लगाने की वजह दरियाफ्त की। ओसगुल रुको तो इसे घर की तरफ जाता देख उसके पीछे हुआ। सॉरी, ये लाइन हमने पढ़ ली है। सॉरी, मेरे से गलती थी, ये लाइन रिपीट हो गई। बहरहाल चले, कोई बात नहीं। हाँ कहो, क्या बात है। ओस गुल ने मुड़ते इससे सर यूं आवाज लगाने की वजह दरियाफ्त की। कल हमारे घर दावत है, तुम आओगी। उसके हसीन चेहरे को देखता हुआ सवालिया हुआ। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त और कजन थे। ओस गुल से ज्यादा अशकान को ये दोस्ती अजीब थी, क्योंकि वो जानता था ये लड़की बहुत कम दोस्त बनाती थी। अगर मामा पापा आए तो मैं आऊंगी। ओस गुल ने कुछ सोचते संजीदगी से कहा। तो अशकान ने मुस्कुराते उसे देखा। थैंक्स गुल, मैं वेट करूंगा। वो खुशी से चहकता उसे कहते साथ ही अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। ओसगुल 19 साल की थी जबकि अशकान 21 साल का, मगर फिर भी इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। मैं इंतजार करूंगा। इसे जाता देख वो फिर से हाँक लगाते बोला। तो ओसगुल ने मुड़ते आंखों से ओझल होती उसकी गाड़ी को देखा। अशकान, कहाँ जा रहे हो तुम। इसे यूं रूम से निकलता देख आफिया बेगम ने हैरानगी से पूछा, जो यूं बना बताए रात के 12 बजे जा रहा था। कहीं नहीं मामा, कुछ दोस्तों ने बुलाया है, बस वहीं जा रहा हूँ। अशकान नजरें चुराए जल्दी से इन्हें आगाह करता बाहर की जानिब बढ़ा था। आफिया बेगम इसे आवाजें देती रह गई, जो यूं उजलत में जा रहा था जैसे उसका अभी जाना जरूरी हो। अशकान सदीकी, अफान सदीकी और आफिया सदीकी का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। इनके तीन बेटे थे, मगर अलीहान सारी फैमिली का लाडला छोटा भी था। कहाँ गया है ये। खतीजा बेगम, जो अभी तस्बीह करते पानी पीने की खातिर बाहर आई थी, अपनी बहू को यूं परेशान सा खड़ा देख वो समझ गई कि जरूर अशकान कहीं गया है। अम्मा हसन अम्मा नहीं कह रहा था। अम्मा, यही कह रहा था कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ। आफिया बेगम ने परेशानी से गोया हुई, आ जाएगा, इस तरह परेशान ना हो तुम, बड़ा हो गया है अब वो। आफिया बेगम का कंधा थपकते खतीजा बेगम वहां से वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। आफिया बेगम का एक भाई था, अजहर इंसारी, जिनकी इकलौती बेटी ओसगुल थी, माँ बाप की लाडली और हसास तबीयत की मालिक। अशकान का ओसगुल की जानब खिंचाव सभी महसूस करते थे। वो बचपन से ही उसके मामले में पॉजिटिव था। इसी वजह से आफिया बेगम को हर वक्त डर रहता था कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कर जाए जिसकी वजह से उसका भाई इनसे दूर हो जाए। कहीं ना कहीं इन्हें ये डर भी था कि कहीं अशकान का इस कदर पॉजिटिव होना आगे जाते इन सब के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। बाबा, आपने क्यों बुलाया हमें, सब कुछ ठीक तो है। शायान जाफरी इस वक्त काफी परेशान थे। यूं अचानक से सिकंदर जाफरी के बुलाने पर वो सब इस वक्त बड़ी बैठक में जमा थे। रजिया बेगम का सांस फूला हुआ था, ये सोचते ही कि उनके शोर क्या फैसला लेंगे। मैंने एक फैसला लिया है शायान। अपनी महसूस बारोब आवाज में वो कमरे में जमा अपनी औलाद को देखते बोले। तो शायान साहब के माथे पर बल नमूदार हुए। कहीं ना कहीं सभी इस बात से आगाह थे कि वो क्या फैसला लेने वाले थे। मैं चाहता हूँ कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनसे पहले कि इनके दिमाग कहीं और भटके, इन्हें इस बात से आगाह कर दो कि हमने बचपन से ही अपने असलाल के लिए अपनी शहजादी को मांग रखा है। जैसे आपका हुक्म बाबा जान। नुज़हत बेगम ने खुशी से निहाल होते सबसे पहले जवाब दिया था, क्योंकि उनकी खुशी पर सिकंदर जाफरी
जाफरी भी मुस्कुराए थे। नुसरत सिकंदर जाफरी ने अपनी बेटियों को देखा जिनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हुआ पड़ा था, जैसे ये फ़ैसला इनमें से किसी को भी पसंद नहीं आया था। जी बाबा जान, शायान साहब की नज़रें भी अपनी बीवी पर थीं जो काफ़ी खुश थी। अबादत को ये बात तुम बताओगी कि वो बचपन से इस्लाल आलम के नाम से मंसूब है और शायान इस्लाल को तुम इस बात से आगाह करोगे। अब की बार वो दोनों को ही आगाह करते अपनी बीवी की जानिब देखने लगे, जिनका चेहरा उनकी बात सुनते ही फ़क हुआ था। सिकंदर आप कैसे कह सकते हैं इबादत अभी बच्ची है, मैटर कर रही है और इस्लाल भी कौन सा इतना बड़ा है, जब वो बड़े होंगे इनको आगाह कर देंगे इस बाबत। रज़िया बेगम ने अपनी सी कोशिश की कि वो किसी तौर पर इस्लाल तक ये बात पहुंचने नहीं दे सकती थी। इस ख़ानदान का सरबराह मैं हूँ रज़िया, अगर किसी ने मेरे फ़ैसले की तरदीद की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अभी और इसी वक्त इस्लाल और इबादत का निकाह कर दूँ। रज़िया बेगम के टोकने पर वो इंतहाई गुस्से से बोले तो कमरे में एकदम से सर्द खामोशी छा गई। वो सब जानते थे कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिकंदर जाफरी के फैसले की तरदीद करता। जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा बाबा। शायान जाफरी अपने बाबा के हाथ पर बोसा दिए सरशारी से बोले तो वहाँ मौजूद कई नफूस को सांप सूंघ गया। जबकि सिकंदर जाफरी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि इनका इनका लिया ये छोटा सा फैसला पूरे खानदान में क्या तबाही फैलाने वाला है। गुल मेरी जान, खाना नहीं खाना आपने? फरखंदा बेगम जो ओस गुल को खाने का पूछने आई थी, इसे यूं सोता देख वो मुतफक्कर थी, उसके पास गुजर गई और नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा बोसा दिया। वो मोहब्बत से तफसार करने लगी, मामा बस तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी वजह से सो गई। उस गुल ने अपनी सुर्ख होती खूबसूरत आंखों से अपनी मामा को देखा जो काफ़ी मुतफक्कर सी थी। मेरी जान आपको तो बुखार हो रहा है, रुके मैं आपको रुके मैं आपके बाबा को बुलाती हूँ। उस गुल के लंबे घने बालों को हाथ से संवारती वो परेशानी से कहते वहां से जाने लगी कि उस गुल ने फौरन से उनका हाथ थामा। मामा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस हल्का सा फीवर है। औसगुल उनकी गोद में सर रखते मोहब्बत से उनके हाथ पर बोसा दिए बोली तो फरखंदा बेगम उसका सर थपकते उसे पुरसकून करने लगी। सिकंदर जाफरी अपने पूरे खानदान में सबसे बड़े और रौबदार शख्सियत के मालिक थे। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, जबकि उनकी माँ की दूसरी शादी से उनका एक भाई और भी था। सिकंदर जाफरी के दो बेटे सफियान शायान जाफरी और दो बेटियां नाजिया और फरजाना थी। घर का हर फैसला सिकंदर जाफरी लेते थे। उनके बड़े बेटे सफियान की शादी रज़िया बेगम की पसंद के खिलाफ हुई थी। जब भी शादी के 1 साल बाद ही इस्लाल जाफरी की पैदाइश के बाद सफियान जाफरी महरूम मुल्क चले गए, जिसके बाद सैरिश पर जिंदगी मजीद तंग हुई थी। बिलाखिर इनसे 2 माह के इस्लाल को छीनते बहुत से बहतान लगाते इनको घर से निकाल दिया गया। सफियान जाफरी के सामने इनकी बर्द किरदारी का ऐसा नक्शा खींचा उनकी माँ और बहनों ने कि वो बिना बीवी की सुने अपनी फ़ौरन कि वो बिना बीवी की सुने इन्हें फ़ौरन से तलाक देंगे। शायान साहब की शादी अपने सौतेले चचा की बेटी नुसरत से हुई, जिनसे रज़िया बेगम को खासा बैर था, मगर वो आगे ही एक बहू को उजाड़ चुकी थी। इसी वजह से अब कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकती थी। जब भी सबसे पहले नुसरत बेगम की गोद में इस्लाल आलम को डाला गया, जो उनकी शादी के वक्त 3 साल का था। नुसरत बेगम और शायान जाफरी का बड़ा बेटा आनिश, जो उनकी शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ और फिर 3 साल बाद उनके यहाँ इबादत पैदा हुई, जिसकी पैदाइश पर शायान जाफरी ने पूरे खानदान में मिठाइयाँ तकसीम की कि मेरे रब ने मुझे नेमत से नवाजा। जबकि सिकंदर जाफरी ने सबसे पहले अपनी पोती को गोद में भरते कुछ ऐसे अल्फाज कहे, आज से इसका नाम इबादत शायान जाफरी है और ये मेरे पोते इस्लाल आलम जाफरी की मांग है। इसका नाम आज से ही मैं अपने पोते इस्लाल आलम के नाम से मंसूब करता हूँ। कोई भी मेरी इजाज़त के बिना ना तो मेरी पोती का रिश्ता कहीं और तय कर सकता है और ना ही इन दोनों को इस रिश्ते की बाबत बता सकता है। इन्हें कैसे और कब इस बारे में आगाह करना है ये मैं तय करूँगा, और जिसने भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं समझूंगा कि वो सिकंदर जाफरी से बगावत कर रहा है और बागियों की सज़ा मेरे कानून में सज़ाए मौत है। सिकंदर जाफरी के अचानक से पूरे खानदान के सामने कहने पर शायान जाफरी सख्ते में चले गए। ये अचानक किया फैसला सबके लिए गैर मुतवक्का था। नुसरत बेगम खामोश सर्द पड़ी सिकंदर जाफरी के हाथों में मौजूद अपनी कुछ लम्हों की मासूम बेटी को देख रही थी, जिसकी किस्मत उसके पैदा होते ही लिख दी गई थी। मेरा सामान लाए हो? गाड़ी से निकलती उसने सबसे पहला सवाल पूछा तो अली ने उसे हैरत से देखा। बंदा सलाम दुआ ही कर लेता है अशकान, तुम तो
तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे जानते ही ना हो। अली ने इसे शर्म दिलाने को कहा, जबकि उसकी बात सुनता वो गहरा मुस्कुरा दिया। अली उसका यूनी का फेलो और अच्छा दोस्त था। आज ओसगुल को कॉलेज से पिक करने की वजह से वो अपना काम उसे सौंप आया था। जब भी अली इस वक्त उसकी अमानत उसे देने आया था। ये लो तुम्हारा सामान। वो एक बड़ा सा डब्बा उसके हाथ में रखते बोला, थैंक्स यार। अशखान ने उसे गले मिलते शुक्रिया कहा तो अली ने तजस्सुस से उसके हाथ में मौजूद उस डब्बे को देखा। वैसे इसमें है क्या? अली ने बेचैनी से पूछा, क्योंकि वो सिर्फ अशखान के कहने पर दुकान से ये पैक हुआ बड़ा सा डब्बा लाया था। बाकी इसे कुछ भी इल्म नहीं था कि इसमें क्या है, जिसकी वजह से इसे यूं आधी रात को अशखान ने बुलाया था। ये तुझे बताने वाली चीज़ नहीं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी मदद की। अब तू जा घर और सो जा। उसका कंधा थपकते हुए उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए बोला तो अली ने मुंह फुलाए से खफगी से देखा, जिसका अशकान पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ था। अब ये तो सिर्फ वही देखेगी जिसके लिए मैंने इसे लिया है। वो मुस्कुराता से पैक हुए खूबसूरत से डब्बे को देख मुस्कुराया। अम्मा, आपने तो कहा था कि इस लाल की शादी मेरी बेटी अमल से होगी। अब देखें अब्बा ने क्या फैसला ले लिया है। अब क्या होगा? नाजिया बेगम जब से सिकंदर जाफरी के कमरे से आई थी उनकी हालत बुरी थी। तुम चुप करो नाजिया, मेरे होते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज तक इस नुज़रत को बहू नहीं माना, तो इसकी बेटी को कैसे कबूल कबूल कर लूंगी। इस लाल की शादी तो अमल से ही होगी। बस एक बार हाशिम की शादी बखैरियत हो जाए। रजिया बेगम ने उसे झिड़कते खामोश करवाया तो वो आंसू साफ करती अपनी बहन फरजाना को देखने लगी। हाशिम फरजाना का बेटा था, जबकि अमल और नबील नाजिया के बच्चे थे। अम्मा, अब क्या होगा? वो नुज़रत तो बहुत खुश हो गई होगी। उसकी बेटी की किस्मत चमक पड़ी। इकलौता बेटा है इस लाल। ना बहन ना भाई, और बाप तो है ही बाहर। नाज़िया ने जलते दिल से रज़िया बेगम को हिलाते कहा, जो आगे ही काफ़ी गुस्से में थी। फिक्र मत कर, तू अमल से कह के इस लाल का को कल ही वलीमे वाले दिन अपने काबू में करे, और फिर देख मैं कल कैसा तमाशा लगाती हूँ। कल के कल ही अमल और इस लाल का निकाह ना पढ़वाया तो कहियो। रज़िया बेगम ने कुछ सोचते नाज़िया को देखकर कहा, जो अपनी माँ की बात सुनते दिल से खुश हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मामू। अशकान के बाद पर सामने बैठे अखबार पढ़ते अजहर अंसारी ने मुस्कुराते एक जानिब रखा। आओ बेटा बैठो, सुनाओ कैसे हो, आफिया कैसी है? अशकान को बैठने का कैसे वो साथ ही अपनी बेटी की बाबत पूछने लगे। यूं तो इनका घर वो दो गली छोड़ के ही पास में था, मगर अजहर साहब का जाना फिर भी बहुत कम होता था। जी मामू ठीक है मामा। अशकान ने बैग मजबूती से कंधे पे डाले किया, मगर वो बैठा नहीं था। क्या बात है बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? अशकान का बार बार अंदर झांकना वो नोट कर चुके थे। जब भी माथे पर बल डाले पूछने लगे। अशकान गड़बड़ा सा गया उनके यूं कहने पर। नहीं मामू जान, कुछ भी नहीं। मैं बस यूं के लिए जा रहा था तो सोचा कि उनको भी कॉलेज छोड़ दूंगा। उसने गड़बड़ाते अपने बालों में हाथ चलाते कहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अशकान, आज नहीं जाएगी वो। अजहर साहब ने उसे गहरी नजरों से देखते बताया, जिसके चेहरे पर से सुनते ही एक साया लहराया। क्या हुआ है उसे मामू? बुखार तो नहीं हो गया? मैं अभी देख कर आता हूँ। वो मुतफक्कर था, एक ही सांस में बोलता अजहर साहब के माथे पर कई बल नमूदार कर गया। उन्होंने सर्द सांस फजा के स्पुर्द करते अशकान के चेहरे की बदलती रंगत को देखा और इसे रोका। बेटा हल्का सा फीवर है बस, और कुछ भी नहीं। मैंने कॉलेज जाने से रोक दिया था। तुम परेशान ना हो, वो ठीक है। अजहर साहब ने चाय का कप उठाए मुंह से लगाते कहा तो अशकान ने लब मीटते अपने आप पर जब्त किया। उसकी आंखों में सुर्खी उतर रही थी। बज़ाहिर वो एक बहुत नरम मिजाज समझदार लड़का था, मगर आज उसकी आंखों में कुछ और ही चमक आभा थी, जिसने अजहर अंसारी को ठटका दिया था। अच्छा मामू, मैं चलता हूँ। अशकान ने अब की बात उनसे नजरें मिलाने की गलती नहीं की थी। अजहर साहब ने बगौर उसकी पुश्त को नजरों से ओझल होने तक घूरा। बाबा, आपने बुलाया था, कोई काम है क्या? आनिश ने अपने बाबा को देखते हुए पूछा, जो इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आओ बेटा, दानिश कहाँ है? आनिश को अकेला आते देख शायान साहब ने हैरत से सवालिया नजरों से आनिश और फिर नुसरत बेगम को देखते हुए पूछा। बाबा, वो आज उसका मैच था तो अभी तक नहीं आया। आनिश ने उनके करीब बैठते से कहा तो शान साहब के माथे पर बल नमूदार हो गई। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। आज आने तो मैं करता हूँ इसका इलाज। वो गुस्से से दानिश के यूं रात देर तक बाहर रहने की वजह से बोले थे, जबकि नजरत बेगम ने तो आनिश को इल्तिजाई नजरों से देख रही थी, जानती जो थी कि आप जरूर दानिश की खैर नहीं। बाबा, मेरी बात हुई थी, बस आ ही रहा है वो।
शायान साहब अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहते थे, मगर उनका घर अपने ख़ानदानी घर के बिल्कुल साथ था। ये घर भी इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से बदला था। जो भी था इबादत और इस्लाल का रिश्ता वो खुद भी दिल से तस्लीम कर चुके थे और इसी वजह से कुछ सोचते उन्होंने अलग घर बनाया था। तुम इसका बचाव मत किया करो आनिश, वो बेशर्म कुछ नहीं सुधर सकता, वो बेशर्म कभी नहीं सुधर सकता। शायान साहब ने आनिश को घूरते कहा, बाबा आप छोड़ें इसे, मुझे ये बताएं आपने क्यों बुलाया था मुझे? आनिश ने उनके करीब होते मोहब्बत से पूछा तो शायान साहब ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करते अपनी बीवी को देखा और फिर अपने बड़े बेटे को। बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उम्मीद है कि तुम मेरी बात सबको समझोगे। आनिश के हाथ को थामते वो मोहब्बत से बोले तो आनिश ने इन्हें हैरत से देखा। क्या हुआ है डैड, ठीक से बताएं। आनिश ने घबराते हुए इस्तफसार किया। आनिश मेरे बच्चे, तुम्हारी बहन इबादत का रिश्ता तुम्हारे बड़े बाबा ने बचपन से ही इस्लाल से तय किया है। ये बात हमने तुम सब भी बच्चों से छुपाई थी बेटा, मगर अब मुझे लगता है कि तुम सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए। शायान साहब ने आनिश के चेहरे के बदलते रंग देखते कहा था, जो बिना कोई जवाब दिए वहां से उठते बाहर निकला। इसे क्या हुआ? आनिश का यूं उठते जाना शायान साहब को हैरान कर गया था। वो हैरत ज़दा से नुसरत बेगम से पूछने लगे, जो खुद भी हैरानगी से कंधे उचका गई। अल्लाह जाने क्या हुआ है इसे? वो शशदर सी शायान साहब को देख बताने लगी, जो इसकी बात सुनते लब भींचते गहरी सोच में मुब्तला थे। बेटा आज इस्लाल पर ऐसा जादू चला कि वो बस तुझे ही देखता रहे। आईने के सामने खड़ी अमल, जो कि काफ़ी दिल जमी थी, तैयार हो रही थी, इसे देख नादिया बेगम ने चहकते हुए अपनी खूबसूरत बेटी को देखते कहा, जो आगे से मुस्कुराते अपने बालों को पीछे की जानब झटकते हुए एक अदा से मुड़ी। बस बेटा किसी भी तरह से इस लाल को काबू कर, सारा बिजनेस सब कुछ इसी के नाम है, और अगर ये तेरे काबू में आ गया तो समझ के हमारी 5 उंगलियां घी में। नाज़िया ने अमल के चेहरे पर आती लट को पीछे करते कहा तो अमल ने हंसते हुए अपनी माँ को देखा। बेफिक्र रहें आप अम्मी, आज ऐसा धमाका होगा कि सब हैरान रह जाएंगे। पर वो पुरसोच अंदाज में इस्लाल आलम को याद करते मुस्कुरा उठी। अशखान, तूने बताया नहीं कि तूने वो गिफ्ट किसके लिए लिया था? ऐसे यूनी के पार्किंग एरिया की जानिब जाता देख अली इसके पीछे आ रहा था। अशखान ने मुड़ते हुए उसे देखा और फिर बिना कुछ किए वो गाड़ी का डोर खोलते अंदर बैठा। यार मुझे तू ले चल साथ, अली ने तड़पते कार के शीशे पर हाथ मारते कहा तो अशखान ने गुस्से से उसकी आंख से को देखा और एकदम से फुल स्पीड से गाड़ी को स्टार्ट किया कि अली की चीख सी नमूदार रही। वो हक्का बक्का सा डरते ललकता अपनी आंखों से हवा की मानद ओझल होती उसकी गाड़ी को देखता रह गया। वो पूरे रास्ते रश रैश ड्राइविंग करते घर आया था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ओस गुल की बाबत सोच रहा था। वो बीमार थी और मामू ने इसे एक बार देखने तक नहीं दिया था। अशकान ने इन आंखें मीचते अपने सीने में उठती टीसों को नजरअंदाज किया। अजहर ने इनकार तो नहीं किया मगर इकरार भी नहीं किया। ओसगुल अभी बहुत छोटी है और ऊपर से वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिश्ता लिए आ जाता है। आफिया बेगम की आवाज़ पर अशकान का सीढ़ियों पर रखा कदम वहीं थमा था। उसने वहशतनाक नजरों से अपनी मामा पापा के बंद कमरे को देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो उसके अंदर से। उसका सर बुरी तरह से चकराने लगा। अशकान ने रेलिंग पर हाथ रखते अपने अंदर उठते तूफान पर काबू पाने की सही करने लगा। बेटा जो भी है अभी वो बच्ची 20 साल की है, तुम्हारे भाई को अभी किसी को भी हामी नहीं भरनी चाहिए। वैसे ही माशाल्लाह से बच्ची तो इंतहाई हसीन है और फिर वक्त पर एक से एक बढ़ के रिश्ता आएगा इसके लिए। खदीजा बेगम ने आफिया बेगम को पुरसकून करते कहा था, जो आज दिन से ही काफ़ी परेशान थी। अम्मा आपने देखा नहीं इस औरत को, इसका बस चलता तो वो कल ही हमारी ओसगुल को ब्याह के ले जाती। मुझे अब खौफ आ रहा है, अगर भाई ने किसी भी तरह की हामी भर ली तो फिर। अरे ऐसे कैसे हामी भर लेगा? तूने बताया नहीं था कि तू बचपन से अपने अशखान के लिए इसे सोच चुकी है? हतीजा बेगम को सुनते ही हत्थे से उखड़ चुकी थी। लाडला छोटा पोता था, ऊपर से उसकी मोहब्बत से भी कहीं ना कहीं सब वाकिफ थे। मैंने भाई से कहा था मगर उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया है कि मैं कोई उम्मीद ना रखूं। आफिया बेगम तो अपने दिल में उठते दर्द अपने गम को जाने कब से छुपाए हुए थी, मगर अब वो खुद को रोक नहीं पाई थी। मगर वो अनजान थी कि बाहर खड़ा वो जुनूनी शख्स ये सब कुछ सुन चुका है। उसकी आंखों में ओसगुल का हसीन अक्स था। उसने बचपन से उसे किसी दूसरे के नज़दीक नहीं जाने दिया था, उसे दोस्त नहीं बनाने दिए, तो अब कैसे वो इसे किसी भी गैर के ले जाने देता, किसी भी गैर को ले जाने देता। अशकान ने ज़ब्त से जबड़े भींचते कदम नीचे उतारे और चलता अपनी मामा के कमरे में गया। मामा
अशकान की कर्रबनाक आवाज़ को सुनते आफिया बेगम झटके से जगह से उठी थी। उनकी आंखों में खौफ था कि कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। बचपन में एक मर्तबा एक लड़की ने मेरी गुल को थप्पड़ मारा था। इसके बाद उस लड़की को किसी ने इतना डराया कि वो स्कूल जाने से डरने लगी। महीना बुखार में मुब्तला रही और बिलाखिर उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। जानते हैं कि वो कौन था? उसकी आंखों में जुनून आबाद था, उसे हासिल करने का जुनून, अपने नाम करने का जुनून, हदों को तोड़ने का जुनून। आफिया बेगम ने लरजते उसके करीब हुई, मगर वो मजीद पीछे हुआ। वो शख्स मैं था माम। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार ऐसा किया। जिस किसी ने इसे छूने की कोशिश की, उसके करीब आने की कोशिश की, मैंने उसे गुल से दूर कर दिया, क्योंकि वो मेरी है तो इसकी तवज्जो भी सिर्फ मेरी हुई, उसका वक्त भी, और वो तो वैसे भी मेरी है। बेटा, ये सब क्या कह रहे हो अशकान? मेरी जान, होश करो कुछ। आफिया बेगम उसके लफ्ज़ों में छुपे जुनून, उसके पागलपन को देख सहम सी गई थी। इन्होंने आगे बढ़ते उसे रोकना चाहा, मगर अशकान ने इन्हें करीब आने से रोक दिया। आप अभी के अभी मामू के घर जाएंगे और मेरे निकाह की बात करेंगी, अभी और इसी वक्त। इसके लहजे में वहशत का जहान आबाद था। शहद रंग आंखों में बसा ओज़गुल का अक्स आफिया बेगम को उसके लफ्ज़ों में बसे जुनून से खौफ आने लगा। बेटा, मेरी बात सुनो अशकान। आफिया बेगम उसके इस रूप से अनजान थी। वो कभी नहीं जान पाई थी कि उनका नरम नरम और मासूम सा दिखने वाला बेटा अपने अंदर अपना आप छुपाए बैठा था। उसकी शहद रंग आंखें खून की भड़कती आग, सब कुछ तबाह बर्बाद करने की तपिश रखती थी। नहीं मामा, अब नहीं, पहले ओज़गुल, फिर उसके बाद कोई बात होगी। अशकान ने हतमी अंदाज में अपना आखिरी फैसला आफिया सदीकी को सुनाया। वो नहीं देंगे, मैं गई थी, भाई ने इनकार कर दिया। आफिया सदीकी ने चीखने के से अंदाज में कर्बनाक लहजे में कहा, तो फिर ठीक है, अगर ओज़गुल नहीं तो फिर मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। वो गुस्से से बिफरे अंदाज में किसी पागल की सी मानद कहते बाहर निकला था। उसके पागलपन पर आफिया बेगम दहल सी गई। बेटा अशकान, वो पागलों की तरह चीखते हुए उसके पीछे ही बाहर आई थी, जो बिना कुछ सुने किचन में जाते चाकू उठाए अपने हाथ पे रख चुका था। नहीं अशकान, आफिया बेगम हजियानी थी होते चलाई, मगर अशकान के सर पर जुनून सवार था। उसने एक झटके से चाकू अपने बाजू पर चलाया था। खून फवारे की मानद उसके हाथ से निकलते किचन के सफेद फर्श को खून आलूद करने लगा। तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? इबादत, इसलाल जो अभी भी सारे अरेंजमेंट निपटाने आया था, सामने ही ऐसे मुंह फुलाए सुरमई कलर के ढीले ढाले और मलबूस ढीले ढाले ड्रेस में मलबूस बैठे देखा। वो हैरानगी से खोया हुआ, क्योंकि इस वक्त तक तकरीबन सभी फंक्शन पर मौजूद थे, सिवाय नुसरत बेगम और इबादत के। रहने दो इसे बेटा, जान का अजाब बन गई है ये लड़की। कल रात को इसके लिए नए जूते और ड्रेस लाई हूँ, और मैडम को पसंद नहीं आया। अब फिर से आनिश के साथ बाजार गई थी, तो मैडम फिर से मुंह सजा के बैठ गई हैं कि कुछ भी पसंद नहीं आया है इसको। बाप के बेजा लाड प्यार से बिगड़ गई है। आज यहाँ तो ऐसे ही वलीमा खाएगी, या फिर ना आए वलीमे पर, उसकी मर्जी। तुम जाओ अंदर, तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, इबादत ने। नुसरत बेगम इसे इबादत के मुतल्लिक इगाह करते साथ ही बोली, क्योंकि ये इस लाल की आदत थी। वो कपड़े इसी के हाथ के प्रेस किए पहनता था, क्योंकि इबादत कपड़े प्रेस करने की मास्टर थी। जी मामा, मैं कर लूँगा चेंज, और आप परेशान ना हो, मैं ऐसे ले जाता हूँ और इसकी मर्ज़ी की शॉपिंग करवा के इसे सीधा फंक्शन पर ले आऊँगा। इस्लाल ने अपनी स्याह आँखों में मोहब्बत समोए नज़रत बेगम के माथे पर बोसा देते कहा, तो वो खामोश सी रह गई। जानती जो थी अपने बहस जानती जो थी अब बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम पहले खुद चेंज करो, फिर तब तक मैं ऐसे भी बोलती हूँ। इबादत, जो कि कमरे में बैठी सब सुन रही थी, अचानक से अपनी मॉम को कमरे में आता देख वो झट से भागते बेड पर औंधे मुँह लेटी। इबादत, इस्लाल आया है, अब ज़्यादा नखरे दिखाने की कोशिश मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। नज़र बेगम ने उसके सुनहरी बालों को पकड़ते उसका रुख अपनी जानिब किया, तो वो आंखें मटकाते ही करती हंसने लगी। मारूंगी तुम्हें, दांत अंदर करो। उसकी सफ़ेद दुधिया रंगत को देख वो मसमी गुस्से से कहते कमरे से निकली। इबादत जल्दी से उठते फ्रेश होते बाहर निकली थी, जहाँ वो ब्लैक फोर पीस में मलबूस अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। भाई चले? इबादत इसे मोबाइल में बिजी देख उसके करीब आते बोली, तो इस्लाल ने जल्दी से कॉल कट करते उसे देखा, जो ब्लू कलर के सूट में दूधिया रंगत में बिल्कुल मासूम सी दिख रही थी। चले ना भाई, मैं अपनी पसंद के कपड़े लूंगी। अपने सर पर रखे दुपट्टे को ठीक करते वो चहकते हुए बोली, तो इस्लाल के होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। जो कुछ लेना हो वो ले लेना, तो मैं कोई रोक नहीं सकता। वो मुस्कुराते गाड़ी का डोर खोलते बोला, तो इबादत जल्दी से अंदर बैठी। कहाँ है इस्लाल? मामा, आपने तो कहा था कि वो सबसे पहले यहाँ पहुंचा होगा।
अमल ने बेचैनी से चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर इस्लाल कहीं नहीं था। आ जाएगा, पता तो है सारे घर का काम वही करता है, परेशान ना हो, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। इसका गाल थपकते वो उसे पुरसकून करते बोली तो अमल ने सर हाँ में हिला दिया। मामा इबादत कहाँ है, कहीं इस्लाल इसी के साथ तो नहीं? मैं अभी इसे कॉल करती हूँ। भाई आपका फोन बज रहा है, अपने साथ चलते। इस्लाल को देख वो शरारत से बोली तो इस्लाल ने इसे घूरा। वैसे मुझे अमल इतनी खास पसंद नहीं, आपके लिए बहुत बुरी लगती है, मगर आपको पसंद है तो चलेगी। अपनी सुनहरी आंखों को निचाते वो खिलखिलाते हुए बोली तो गैर इरादी तौर पर इस्लाल की नजर पीछे खड़े लड़कों पर पड़ी जो इबादत को बगौर देख रहे थे। एकदम से उसका चेहरा बिल्कुल स्पाट सा हो गया था। वो माथे पर बल लिए इन लड़कों को गुस्से से घूरते जा रहा ना अंदाज में से बाजू से थामते गाड़ी में बिठाता अपनी सीट पर आया। आज के बाद तुम अबाया और हिजाब के बिना बाहर नहीं निकलोगी। इबादत जो इसके गैर मुतवक्का रद्दमल पर सहमी हुई थी एकदम से इस्लाल के सख्ती से कहने पर वो डरते सर हाँ में हिला गई। इस्लाल ने सुर्ख हुई नजरों से बैक मिरर से पीछे खड़े इन लड़कों को घूरा और गाड़ी स्पीड से चलाते वो जन से भगाते वहां से निकला। अशकान ये कौन सा पागलपन है, उठो जल्दी से, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। दीवार से टेक लगाए इसे गुमसुम सा बैठा देख अफान सदीकी तड़पते इसके करीब आए थे। खून अभी तक रवानी से बह रहा था मगर वो सुर्ख नजरों से फर्श को घूरता ओसगुल का तस्वर अपने सामने लहराता देख रहा था। आफिया बेगम ने ही अफान सदीकी को कॉल करके बुलाया था क्योंकि अशकान ना तो किसी की सुन रहा था ना ही किसी को अपने करीब आने दे रहा था। उसकी हालत पर वो भी खुद ही पागल हो गई थी, कैसे अपना हाथ काटे आंखों में वहशत समाये वो अपने पापा को देख रहा था। चला जाऊंगा, पहले ओसगुल को ला दे, उसने सर्द ठठरते लहजे में कहा कि अफान सदीकी ने चौंकते उसके लहजे की पुख्तगी उसकी आंखों में ढले गजब को देखा। तुम पागल हो गए हो, वो कोई खिलौना नहीं है अशकान, ये बचपना नहीं चलेगा, अब उठो फौरन से। उसकी जिद पर अफान सदीकी ने खुद पर जब्त करते मजबूत लहजे में कहा तो अशकान का कहका रूम की साकन फिजा में बिखरा। पागल हुआ नहीं हूँ पापा, अगर वो ना मिले तो हो जाऊंगा, प्लीज उसे ला दें, बस एक बार मेरा नाम कर दें इसे। अपने पापा के हाथ को थामे वो इल्तिजाई नजरों से उसे देखता बनाक लहजे में करबनाक अच्छा उन्हें देखता करबनाक लहजे में बोला तो अफान सदीकी ने अपने हाथ पर लगे अपने जवान बेटे के खून को देखा। दिल में दर्द की टीस सी उठी थी। उन्होंने बेसाख्ता ऐसे खुद में भींचा। मैं अभी तुम्हारा निकाह उस से करवा दूंगा, मगर तुम अभी पट्टी करवा लो। फान सदीकी ने उसे नरमी से समझाना चाहा, इन्हें लगा था कि वो मान जाएगा। नहीं, जब तक मेरा निकाह नहीं होता गुल से कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा, निकाह होते ही मैं पट्टी करवा लूंगा। वो हाथ पीछे खींचता सर्द लहजे में बोला तो अफान सदीकी ने अपने बेटे को देखा जिसका ये रूप आज से पहले उनके सामने कभी ना आया था। ये तो तय था कि अब ओसगुल को अपने अशकान के नाम करके ही दम लेंगे। मिनटों में फैसला लिए वो अशकान के सर पर बोसा दिए कमरे से बाहर निकले तो माशाल्लाह देखो तो कैसी खूबसूरत जोड़ी है दोनों की। सिकंदर साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, देखो तो इस लाल को कैसे संभाल रहा है इबादत को। खानदान की औरतें जो सामने से एक साथ आते इबादत और इस्लाल को देख रही थी मुस्कुराते वो इनकी जोड़ी को सराहते तारीफ करती। अमल को हर दर्जा बुरी लगी। उसने नफरत से पीछे से आती इबादत को देखा जो इस वक्त सफेद रंग के खूबसूरत से सूट में मलबूस बिना किसी बनावटी सिंगार के भी खूबसूरत दिख रही थी। इस्लाल ने इसका हाथ थामते उसे सामने किया तो अमल ने उससे नफरत से रुख फेर लिया। मैंने जो कुछ भी कहा है इसका जिक्र किसी से भी मत करना, मगर अब से तुम हिजाब में जाओगी बाहर, मैं साथ हूँ या फिर नहीं, ओके। इबादत की आंखों में अपने लिए डर वो भांप चुका था। जब ही उसे नरमी से समझाते हुए बोला जो सुनती सर हाँ में हिला गई। मगर मैं कौन सा आपकी बीवी हूँ, आप अपनी बीवी को बोलिएगा, मुझे नहीं। इसे गुस्से से देखते हुए अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए बोली तो इस्लाल ने सर्द सांस सजा के सुपुर्द की। बीवी के रोल्स अलग है इबादत, वो मेरी बीवी होगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाल आलम का हक होगा। मेरे हर रिश्ते का मदावा वो करेगी, मैं अपने एक रिश्ते में हर रिश्ते को पाऊंगा। तुम देख लेना, मेरी जब भी शादी हुई तुम्हारी भाभी अपने सारे रिश्ते खत्म करके मेरे पास आएगी, मेरे हर रिश्ते की कमी को वो अकेली ही पूरा करेगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। वो अपने सारे रिश्ते सब कुछ छोड़कर मेरे पास आएगी। तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं हिजाब का अपनी बीवी से करवाइएगा। इबादत ने रुमाल लिया अपने आंसू साफ करते पूछा। छोड़ो, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं। इबादत के सर को थपकते हुए उसकी नाक खींचते वहां से निकला। इबादत ने उलझन से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था।
था। इस्लाल ये सब क्या है? इस इबादत के साथ क्या कर रहे थे तुम? क्या मतलब है तुम्हारी इस घटिया बात का? उसके माथे पर एकदम से जाने कितने ही बल नमूदार हुए थे। वो गुस्से से त्यूरी चढ़ाए उसे देखने लगा। मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वो कंधे उचकाते हुए बोली तो इस्लाल ने दांत पीसते उसे देखा। देखो अमल, मैं तुम्हें पसंद जरूर करता हूँ क्योंकि तुम्हारी और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इबादत या फिर अपने किरदार के मुतालिक बात करने दूँ। इस्लाल का गुस्सा हद से सवा था। उसके पाकीज़ा रिश्ते को वो क्या नाम दे रही थी, हालांकि सब जानते थे कि इस्लाल के लिए वो बहन थी और इबादत तो इसे बड़ा भाई कहती थी। अच्छा, अगर तो तुम अपनी बात के इतने ही सच्चे हो तो चलो अभी के अभी बड़े पापा को निकाह के लिए मनाओ। अमल ने एकदम अचानक से उसके सामने चैलेंज किया। इस लाल को उसकी हरकत काफ़ी नागवार गुजरी। मैं कर लूँगा बात, मगर फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अभी मैंने खुद ऑफ़िस सँभाला है, पहले अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ, उसके बाद शादी करूँगा। उसकी बात को सिरे से रद्द करते वो हतमी ठहरे लहजे में बोला, नहीं, मैं अभी और इसी वक़्त सबको बताऊँगी कि तुम और मैं एक-दूसरे को पसंद करते हैं और हमारा निकाह अभी करें। वो बदतमीज़ी से कहते वहाँ से भागते स्टेज की जानिब बढ़ी थी, जहाँ सिकंदर जाफ़री दूल्हा-दुल्हन के साथ बैठे थे। बड़े पापा, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। अमर, चलो यहाँ से। इस्लाल बात बिगड़ती देख इसे बाजू से थामे वहाँ से ले जाने लगा। रुको इस्लाल, मुझे बात करनी है नीलम से। कहो, क्या बात है नीलम? सिकंदर साहब ने एक नज़र पूरे हॉल में दौड़ाई। खानदान के सभी लोग उनकी जानिब मतवज्जो थे। सामने ही सफ़ेद सूट में मलबूस इबादत आइसक्रीम खाते इन सबसे बेगाना बैठी थी। नुसरत बेगम और शान साहब दोनों ही हैरानगी से इस्लाल और अमल को देख रहे थे, जबकि रज़िया बेगम, नाज़िया और फरजाना तीनों ही काफ़ी खुश थीं कि अब बस इनका काम होने वाला था। बड़े पापा, मैं और इस्लाल एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह करना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त। नीलम ने इस्लाल की जानिब देखते हुए सबके सरों पर बम फोड़ा। लोग हैरानगी से मुंह खोले ने देख रहे थे, जबकि खानदान के बड़े को इस्लाल और इबादत के रिश्ते से आगाह थे। वो सभी ये सब देख देख हैरत ज़दा से थे। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? ये कैसे हो सकता है भला? नुसरत बेगम तड़पते जगह से उठी थी, क्योंकि उनकी मासूम बेटी जो पूरे 17 सालों से इस्लाल आलम के नाम थी, भला वो कैसे अपनी बच्ची के हक पर इसे यूं खुलेआम डाका डालने देती? मैं ठीक कह रही हूँ ममानी, अभी से नहीं 1 साल से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस्लाल सबके सामने ही बताते हुए घबरा रहा है, इसलिए मैं खुद सबको बता रही हूँ कि मैं और इस्लाल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बाबा, हम बाद में इस बात पर बात करेंगे। अमल, तमाशा मत करो। इससे बाजू से खींचा वो सिकंदर जाफरी की आंखों में देखते हुए बोला, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खामोश पुरसकून खड़े थे। बहू, सिकंदर साहब की गरेजदार आवाज पर माहौल में मौत का सा सन्नाटा छाया था। लोग इनके फासले का इंतजार कर रहे थे। क्या वो अपने कहे से मुकर जाएंगे? जी बाबा सरकार, नुसरत बेगम ने रंधे हुए लहजे में कहा। इबादत बच्ची को अंदर ले जाओ और इसे बताओ कि आज से 21 साल पहले उसके पैदा होते ही उसके दादा ने उसे अपनी गोद में भरते पूरे खानदान के सामने इस्लाल आलम जाफरी के नाम किया था। अब इस रिश्ते को पूरा करने का वक्त आन पहुंचा है। इस्लाल और इबादत का निकाह अभी और इसी वक्त होगा। इस्लाल की बेयकीन आंखों में देखते वो बावाज बुलंद लहजे में बोले तो हॉल में मौजूद सभी नफूस पर सख्ता तारी हुआ था, जबकि इस्लाल आलम जाफरी इस वक्त किसी बेजान मुर्दा वजूद की मानद खड़ा था। ये सब यकीन कर पाना नामुमकिन था कि जिस लड़की को वो बहन मानता था, वो लड़की बचपन से उसकी मंग थी, उसके नाम से मंसूब थी। अब फैसला तुम्हारा है इस्लाल आलम जाफरी कि तुम अपनी मांग से निकाह करोगे या फिर मैं इस खानदान के किसी भी लड़के का निकाह तुम्हारी मांग के साथ करवा दूं। उसका कंधा थपकते वो गहरा मुस्कुराए थे। वो जानते थे उनका पोता जान तो दे सकता है, मगर अपने नाम से मंसूब किसी बेजान चीज को नहीं छोड़ सकता। और यहाँ तो सवाल उसकी मांग, उसकी इज्जत का था। इस्लाल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अमल रोते हुए बुत बने इस्लाल की गिरेबान को पकड़ते इसे झंझोड़ने लगी, जो जबड़े भींचते अपने अंदर उठते इत्तिशाल को दबा रहा था। बताओ फिर इस्लाल आलम, क्या फैसला लिया है फिर तुमने? सिकंदर जाफरी की नजरें बस इसी पर टिकी हुई थी, जो शल हुए असाब के साथ बुत बने एक ही नुक्ते को घूर रहा था। मुझे समझ आ गया इस्लाल आलम, तुम अपनी मांग को छोड़ना चाहते हो। मैं सिकंदर जाफरी सबके सामने बाज़ाब्ता ऐलान करता हूँ कि मेरी पोती इबादत शायान जाफरी, जो कि बचपन से मेरे पोते इस्लाल आलम जाफरी के नाम से मंसूब है, मैं इसका निकाह अभी और इसी वक्त करना चाहता हूँ।
خاندان میں سے جو کوئی بھی خواہشمند ہے وہ سامنے آئے۔ سکندر جعفری کا لہجہ چٹانوں کی طرح مضبوط تھا، آنکھوں میں غضب کی سرخی تھی، جبکہ پورا خاندان جیسے اسی طاق میں بیٹھا تھا۔ لوگ دوڑتے اپنے اپنے بیٹوں کو پکڑتے آگے آئے تھے۔ انش نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ سکندر جعفری سے کچھ کہتا، شایان جعفری نے اس کا ہاتھ تھامے اسے خاموش کروا دیا۔ اس لال کی آنکھوں میں لہو اترنے لگا، لوگوں کی باتیں اس کے کان میں سیسے کی طرح جا رہی تھی۔ قاسم بیٹا آؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چنتا ہوں۔ سب سے پیچھے کھڑے محفل میں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ہوئے اطمینان سے اس لال عالم کی ہار پر مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سکندر جعفری اسی کا نام لے گا، کیونکہ اس لال کے بعد خاندان بھر کا چہیتا خون خوار ہونہار اور محنتی صرف وہی تو تھا جسے اس لال عالم سے اور اس لال عالم کو اس سے بے حد نفرت تھی۔ جی دادا جان، جیسے آپ کا ہوگا، وہ تابعداری سے مسکراتے اپنی گہری مونچھوں کو تاؤ دیے بولا تو اس لال نے ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ اس لال نے قہر بھری سرخ نظروں سے اسے نفرت سے دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اب نکاح کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ تو کرے گا نکاح اس لال عالم کی مانگ سے؟ تیری اتنی اوقات یا ہمت ہے کہ تو میری مانگ کو اپنے ساتھ جوڑنے کا تصور بھی کر سکے؟ قاسم کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی گردن کی رگیں غصے سے پھول چکی تھی۔ عمر کو لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے لب بھینچتے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا۔ چھوڑو اسے اس لال، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر میں جس سے مرضی کرواؤں، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سکندر جعفری نے رعب دار آواز میں پوچھا تو اس لال نے خون کی مانند سرخ پڑتی نظروں سے سکندر جعفری کو دیکھا اور پھر ضبط سے لب بھینچتے وہ جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ میں نے آج تک اپنے ایک بار پہنے کپڑے کسی دوسرے کو چھونے نہیں دیے۔ جس چیز پر میرا نام آ جائے تو صرف اور صرف اس لال عالم کی ہوتی ہے، اور پھر یہ تو میرے نام سے منسوب میری منگ کا سوال ہے۔ اگر نکاح ہوا تو میرے ساتھ ہوگا، وگرنہ پوری زندگی وہ ایسے ہی کاٹے گی، مگر میرے علاوہ کسی دوسرے کا نام اس کے نام کے ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے لہجے میں چھپا اشتعال، آنکھوں میں موجود دہشت، ہال میں موجود سبھی لوگ دم ساتھ گئے۔ قاسم اس کی جنونیت کو کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس لال کے لفظوں نے سکندر جعفری کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا تھا، جبکہ عمل اس کے فیصلے پر اسے نفرت سے دیکھے روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ اوزگل میری جان، انہیں ادھر آئیں میرے پاس۔ اوزگل میری جان، اٹھیں ادھر آئیں میرے پاس۔ وہ جو اسٹڈی ٹیبل کے نزدیک بیٹھی دماغ سے اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی، اظہر صاحب کے یوں اچانک سے ہانپتے ہوئے اپنے کمرے میں آنے پر وہ حیران سی رہ گئی۔ بابا کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بلیک کلر کی گھٹنوں تک جاتی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے اور ساتھ میچنگ ہی بلیک ستاروں سے مزین خوبصورت دوپٹہ شانے پر رکھے اپنے سیاہ ریشمی بال جو کہ اس کی کمر سے نیچے تک جاتے تھے، ان کو ہمیشہ کی طرح کھولے اپنے کندھے پر کھلا چھوڑے، سرخ و سفید دمکتی رنگت میں سیاہ جھیل سی آنکھوں میں حیرانگی سموئے مڑتے اظہر صاحب کو دیکھ ان کے قریب آئی تھی۔ اظہر صاحب نے اسے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو گل کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکان بکھری۔ وہ مسکراتی آنکھیں موندے اپنے بابا کی محبت، ان کی شفقت کو محسوس کر رہی تھی۔ میری جان، آپ کی پپا کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ چلے میرے ساتھ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو عفان صدیقی کا فون آیا تھا، جس قدر پریشان تھے وہ۔ عافیہ کا سنتے آئے اظہر صاحب دوڑتے اوزگل کے پاس آئے تھے۔ جی پاپا، ہم ابھی چلتے ہیں پپا کے پاس، اوزگل نے پریشانی سے کہا۔ ہاں بیٹا، ہمیں چلنا چاہیے۔ اوزگل کو ساتھ لگائے وہ تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ بابا ماما کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، ساتھ ہے؟ اوزگل نے سر اٹھائے اظہر صاحب کو دیکھتے کہا۔ بیٹا وہ گھر نہیں ہے، چیک اپ کے لیے گئی ہیں ڈرائیور کے ساتھ، آپ چلو، میں انہیں بلا لوں گا وہیں۔ اظہر صاحب نے سجلت سے بتایا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھتے وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اندر بیٹھے تھے، جبکہ اوزگل اس بات سے بے خبر تھی کہ آگے اس کے لیے کون سا نیا طوفان انتظار کر رہا ہے، ایسا طوفان جو پل بھر میں اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ ماما کیا ہوا ہے، آپ مجھے کیوں لے آئیں؟ ابھی تو میں نے 2 آئس کریم اور بھی کھانی تھی۔ نصرت بیگم کے ہاتھ میں موجود اپنا دودھیا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے وہ چیختے بولی، ویسے بھی کہاں ایسے آئس کریم ملتی تھی کھانے کو، گلا خراب ہونے کے ڈر سے کوئی بھی نہیں لا کر دیتا تھا، اور آج جب اسے شادی پر موقع ملا تھا تو پھر سے اس کی خڑوس ماں اسے وہاں سے کھینچتے لے آئی تھی۔ آؤ، آواز مت کرو، یہاں بیٹھو خاموشی سے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ آگے ہی ان کا دل و دماغ معاف ہونے والا تھا۔ ان کی معصوم بیٹی کو بے زبان جانور سمجھتے اس کی زندگی کا فیصلہ لیا جا رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔
बात सुनो मेरी इबादत मेरी बच्ची, कुछ है जो तुम्हारे बाबा ने और मैंने तुमसे छुपाया है। अब तुम खामोशी से सुनो कि मेरी बात बीच में टोकना मत मुझे। और वो इसे हाथ से पकड़ते अपने सामने बेड पर बिठाए बोली तो इबादत ने अपनी सुनहरी आंखों को सुकेड़ते इन्हें बगौर देखा। तुम्हें बचपन में ही पैदा होते इस लाल आलम के नाम कर दिया गया था। तुम्हारी शादी इससे होगी और यही बात तय पाई थी। तुम्हें और इस लाल को सिकंदर जाफरी के कहने पर लाइलम रखा गया। वो नहीं चाहते थे कि तुम दोनों के जहनों पर कोई गलत असर पड़े, मगर अब और नहीं। मैंने खुद पर हर तकलीफ बर्दाश्त की है, मगर अब मैं किसी को भी अपनी बच्ची का हक नहीं खाने दूंगी। अमल तुम्हारी जगह लेना चाहती है, इसी वजह से बाबा जान ने फैसला किया है कि वो तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त इस लाल से करेंगे। वो जो आराम से बैठी इनकी बात सुनना चाहती थी, नुसरत बेगम के कहे एक एक लफ्ज पर इसे ऐसे लगा जैसे कि सातों आसमान टूटते इसके सर पर गिरे थे। वो खौफ से आंखें फैलाए जर्द पड़ने लगी। ये सब कुछ क्या था? इबादत को लगा कि ये एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो जागती आंखों से देख रही थी। मम्मा वो मेरे लिए मेरे भाई हैं और मैं इनकी बहन। इस भाई अमल को पसंद करते हैं। आप सब कैसे सोच सकते हैं कि मैं इनसे निकाह करूंगी? अमल मेरे हक पर नहीं बल्कि मैं उसके हक पर डाका डाल रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैंने कभी भी भाई को इस नज़र से नहीं देखा। मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं खुद बाबा जान से बात करूंगी, मुझे नहीं करना कोई निकाह। वो बदतमीजी से चीखते तेज लहजे में बोली थी। उसका सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा जिसके चारों और किनारों पर गोल्डन जर्क का खूबसूरत काम हुआ था, उसके कंधे से गिरते ज़मीन बोझ हुआ था। सुनहरी बाल जो जुड़े में मुकी थे, उसकी आंखों में चमकती नमी और सुर्ख डोरे। वो इस वक्त कोई सोगवार हुसन की मूरत दिख रही थी। नुसरत बेगम ने जब्त से जबड़े भींचते से बाजू से थामते झटके से बेड पर बिठाया। खामोश, बिल्कुल खामोश। अगर कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो बाबा जान हम सबको आग कर देंगे। अब क्या अपने माँ बाप को यही तोहफा देना चाहती है कि वो तुम्हारी वजह से ताउम्र बुढ़ापे में दर बदर भटके? किस हक की बात कर रही हो तुम? अमल को सिर्फ इस लाल से नहीं 10 और लड़कों से मोहब्बत है, तो क्या वो सबसे शादी कर लेगी? ऐसे मत देखो। मैंने खुद इसे फोन पर किसी शाकिर से बात करते सुना था। इबादत की आंखों में हैरानगी देख के उन्होंने इसे कंधों से पकड़ते झंझोड़ा। इबादत का पूरा वजूद सुन सा पड़ गया, जैसे बोलने को कुछ नहीं बचा था। उसका उसके नन्हा सा दिमाग ये सोच रहा था कि क्या हर इंसान अपनी बेटी को पैदा होते ऐसे ही बोझ की मानत उतार देता है, या फिर सिर्फ वही बदकिस्मती जिससे एक बार भी उसकी रजा पूछना तो दूर, उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा गया? क्या हुआ है? आप सब क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ? अब कुछ ठीक तो है? अजहर सदी की उजलत में अंदर दाखिल होते पूछा, जहाँ आफिया बेगम के घर में सारा खानदान जमा था। और उस गुल औरतों की तेज नजरें खुद पर पाते सहमति अपने बाबा से जा लगी। उसकी स्याह खूबसूरत आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बेटा इधर आओ आप। अचानक से अंदर से आती आफिया बेगम बिना अजहर साहब से मिले ओसगुल को बाजू से थामे अंदर ले गई। ओसगुल हैरान सी थी, आखिर ये सब क्या हो रहा था? पुप्पो तो बिल्कुल ठीक थी, फिर बाबा ने झूठ क्यों बोला? पुप्पो बाबा कह रहे थे क्या बीमार है? ओसगुल ने हैरत से उनकी सुर्ख आंखों को देख कर पूछा। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, मगर मेरा बच्चा अशकान वो ठीक नहीं, उसे बचा लो। वो इसे साथ लिए अंदर अपने कमरे में आई थी, जहाँ ओसगुल की दो बड़ी कजन भी मौजूद थी। ओसगुल के बारीक होंठ आज खुले से थे, झील स्याह सी आंखों में उलझन लिए वो अपनी फूफा को देख रही थी। बेटा अशकान ने अपना हाथ काट लिया। वो कह रहा है कि अगर हमने इसी वक्त उसका निकाह तुम्हारे साथ ना करवाया तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। उसके हाथ से 1 घंटे से खून बह रहा है। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, वो बुरी तरह से रोती हुई कह रही थी, जबकि ओसगुल का दिमाग साए साए कर रहा था। ये सब कुछ क्या था? आखिर सब क्या कह रहे थे? देखो ओसगुल, अगर अशकान ने अपना हाथ काटा है तो इसकी वजह तुम हो। उसने तुम्हारी वजह से अपना हाथ काटा है। अब तुम ही सब कुछ ठीक करोगी। उसकी कजन ने उसे बाजू से पकड़ते ओसगुल को रुख अपनी जानब करते कहा, तो ओसगुल ने धुंधलाई नजरों से इन्हें देखा। देखो अजहर बच्चे के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और कहीं ना कहीं ओसगुल इसकी जिम्मेदार है। तो अब अगर तुमने अपनी बच्ची का निकाह अशकान से ना करवाया और बदले में से कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। खानदान के लोग अजहर साहब पर दबाव डाल रहे थे, जो खुद अशकान की हरकत पर हैरत ज़दा से थे कि आखिर को इसने ये सब क्यों किया। आफिया तुम्हारी बहन है, इससे आगे तुम्हें कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम सोच समझ कर फैसला ले लो। वैसे भी सिर्फ निकाह ही करेंगे हम। कौन सा कह रहे हैं कि बब्बी बच्ची को कौन सा कह रहे हैं कि अपनी बच्ची को आज ही रुखसत करवा के भेज दो। बस अशकान के दिल में जो खौफ बैठ चुका है वो तो खत्म हो जाएगा और वो इलाज करवाने को मान जाएगा। अजहर अंसारी बेबस से बैठे थे, कुछ था ही नहीं। क्या कहते, अपनों से ही इतना बड़ा धोखा मिलेगा कभी सोचा नहीं था। मगर वो जानते थे अब वो इस तरह से पूरे खानदान के बीच से ओसगुल को वापस नहीं लेकर जा सकते थे।
इस्लाल आलम जाफरी आपका निकाह आप इबादत शायान जाफरी से बइवज़ 10 लाख रुपए सिक्का रद्दुल वक़्त है पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हॉल में गूंजती आवाज़ पर वो जो सुन हुए साहब से बैठा था एकदम से अपनी सुर्ख आँखों को मीचते इसने कबूल है कहा था। दिल में एक टीस सी उठी थी। इस्लाल ने सर उठाए सामने देखा अमल बुरी तरह से रोते उसे देख रही थी। इस्लाल आलम आज पहली बार किसी से शर्मिंदा हुआ था। उसकी नज़रें झुक गई थी जबकि अमल रोते हुए वहाँ से भागी थी। नाज़िया अपनी बेटी को यूँ जाता देख भागते उसके पीछे गई थी। जबकि सिकंदर जाफरी अपनी फतह पर सरशार सा मुस्कुरा रहे थे। बिलाखिर इतने सालों की ख्वाहिश जो पूरी हुई थी। इस लाल एकदम झटके से उठा था। निकाह मुकम्मल हुआ तो सभी से मुबारकबाद देने उसके करीब आए थे मगर वो बिना किसी से मिले हॉल से निकलता चला गया। आनिश ने जबड़े भींचे खुद पर जब्त किया था। अमल अमल प्लीज मेरी बात सुनो। इसे गाड़ी में बैठता देख वो तड़पते इसके करीब हुआ था। अमल ने जारहाना अंदाज में अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला। दूर हो तुम इसला आलम। इस्लाल आलम जाफरी मैंने कहा था तुमसे कि दूर रहो इस मनहूस से। मैंने कहा था कि बाबा जान से बात करो हमारे लिए मगर तुम भी एक नंबर के धोखेबाज निकले। मुझे धोखा दिया तुमने मेरे जज्बात से खेला। वो रोते हुए उसके ऊपर चीख रही थी जो जबड़े भींचे से देख रहा था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा अमल प्लीज ऐसे ना जाओ। इस लाल ने इसे गाड़ी में बैठता देख फिर से तड़पते पकड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे तुम्हारे इन झूठे वादों में नहीं आने वाली मैं। जिस दिन इबादत को तलाक दोगे आ जाना मैं निकाह कर लूंगी। अगर नहीं कर सकते तो अपनी बेबसी का झंडा लहराए। अब कभी मेरे पीछे मत आना। वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली थी। इस लाल ने सुर्ख नजरों से अपनी आंखों से ओझल होती गाड़ी को देखा था। बाबा ओसगुल जो सबकी बातों से सहमी हरासा थी सांस रोक के बैठी थी। अचानक से असद साहब के अंदर आने पर वो तड़पते उसके सीने से जा लगी। असद साहब ने बेबसी से लब भींचते उसके माथे पर बोसा दिया। पापा घर चले मुझे डर लग रहा है। ओसगुल ने रोते हुए कहा तो अजहर साहब ने अपनी सुर्ख आंखों को मींचा। आए मौलवी साहब। अजहर साहब के कहने पर ओसगुल ने झटके से इनसे अलग होते पीछे देखा जहां आफान सिद्दीकी मौलवी साहब के साथ अंदर आए थे। बाबा। ओसगुल ने डरते हुए बाबा को खौफ से पुकारा जो नजरें चुरा रहे थे। बेटा सिर्फ निकाह होगा। अशकान की हालत बहुत खराब है। वो जिद पर अड़ा है। आप प्लीज मेरे कहने पर निकाह कर लें। अजहर साहब ने उसके सर पर हाथ रखते मुल्तजई लहजे में कहा था। ओसगुल ने खामोश नजर इन पर डाली और फिर खामोशी से बेड पर जाते बैठी। ओसगुल अजहर अंसारी आपका निकाह अशकान अफान सदीकी से बाइबत 20 लाख रुपए सिक्का रजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? आफिया बेगम ने अपने पहले से तैयार रखी सुर्ख चादर इस पर ओढ़ी थी। ओसगुल की आंख से एक बेमोल आंसू इसके रुखसार पर गिरा था। अपने नाभि होठों को भींचे वो अपने हलक में अटकते आंसुओं के गोले को निकलने की कोशिश करने लगी जो कि नामुमकिन सा लगा था उसे। उसने बेबसी से इस निकाह को कबूल किया था। अब से वो अशकान अशकान अफान सदीकी के नाम कर दी गई थी। बिना उसकी रजा जाने बस उसे खामोशी से उस शख्स के नाम कर दिया गया। पूरी रात हड़कों की खाक छानते वो बिखरी हालत में वापस आया था। आंखें नशे की बाई सुर्ख हो रही थी जबकि अनाबी होंठ कसरत से सिगरेट पीने की वजह से सुर्खी मायल हुए जा रहे थे। अमल के कहने के अल्फाज उसके कानों में गूंजते उसे मजीद पागल कर देने को थे। वो हाथ में पकड़ी आधी जली सिगरेट को होठों में दबाए और अपने मखसूस तरीके से लॉक खोलता शायान जाफरी के घर में दाखिल हुआ था। उसके कदमों की लड़खड़ाहट गहरी काली आंखों में गुस्सा बेबसी की सुर्ख डोरियां झलक रही थी। उसका रूम रूम जल रहा था। अंदर लगी आग से उसका पूरा वजूद जैसे जल के भस्म होने को था और जिसकी वजह से वो रातों से इस अजियत में था। भला वो कैसे सुकून से रह सकती थी। वो अंदर दाखिल हुआ। एक नजर दाएं जाने बने शायान जाफरी के कमरे को देखा। रात के 3 बजे। हॉल में मुकम्मल तारीकी थी मगर वो तो इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जब भी एक साथ नजर इस बंद दरवाजे पर डाले वो लड़खड़ाते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की जाने बढ़ा था। अनिश और दानिश के कमरों के बंद दरवाजे को देख उसने हंसते सर नफी में हिलाया। दो भाई की लाडली जिसका कमरा इन दोनों के कमरों के दरमियान मौजूद था कैसे पुरसकून सो रही होगी। वो हंसते आगे बढ़ा था और फिर सर्द सांस खाज करते उसने दरवाजे को देखा। बिलाखिर वो मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था। इस्लाल ने सिगरेट को मुंह में दबाया और फिर एक हाथ से लॉक खोलता वो पैंट की पिछली पॉकेट से अपनी मखसूस चीज निकालते अंदर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही रूम में फैली इस नाजुक वजूद की मसरूर करती खुशबू उसके नथनों से रही उसके नथनों तक आई। बेसाख्ता इसके कदम थमे थे। वो आंखें मूंदे इस पागल करती खुशबू को खुद में अंडेलने लगा। कमरे के वक्त में खड़ा वो भूल चुका था कि वो किस मकसद के तहत यहाँ आया था। इस वक्त वो शायद अपने होश हवास में नहीं था।
عبادت सोते हुए बुड़बुड़ाई तो इस्लाल पर छाया शहर झट में टूटा था। अपनी आंखों को खोले वो सुर्ख नजरों से बेड पर आड़ी तिरछी लेटी इबादत को देखने लगा। इसका सफेद दूधिया चेहरा खिड़की से पड़ते चांद की रोशनी में दमक रहा था। गुलाबी होंठ अध खुले थे जबकि सुनहरी बाल इसके दोनों तरफ किसी बादल की मानद फैले हुए थे। काले कलर की नाइट शर्ट में मलबूस एक हाथ सर के नीचे रखे लेटी थी। इस लाल की नजरें उसके चेहरे से होती उसकी दूधिया गर्दन पर रुकी। दिल के जज्बात बदले थे। उसके अंदर ये एहसास पैदा हुआ था कि उसकी मलकियत थी, इस लाल आलम की इकलौती मलकियत जिस पर अब सिर्फ उसका हक था। चाहे फिर रिश्ता कैसा भी जुड़ा मगर अब रिश्ता तो जुड़ चुका था। वो भारी कदम उठाए उसके करीब हुआ। बेड पर उसकी छोटी जगह पर बैठे इस्लाल ने सिगरेट मुंह से निकालते पाँव के नीचे मसला। धुआं अभी तक उसके मुंह के अंदर था। इस्लाल ने मुंह ऊपर किए धुआं फजा में हार्ज किया और फिर झुकते इसके घने रेशमी बालों में हाथ चलाते इसकी खुशबू को सूंघते वो मदहोश होने लगा कि इबादत अपने करीब किसी दूसरे वजूद को महसूस करती वो नींद में से कसमसाती उठी थी। अपने ऊपर साया बने झुके असलाल आलम को देख उसकी सुनहरी आंखें हाथ से ज्यादा फैली थी। चेहरा पल भर में तारीख पड़ा था। इस लाल ने आंखें मूंदे अपने होंठ उसकी पेशानी पर रखे कि इबादत ने डरते से ऊंची आवाज में पुकारा, भाई। उसके कहने पर इस लाल आलम का सारा नशा हवा था। वो भक से आंखें खोले से देखने लगा जो इसे इतने आराम से भाई कहते रोने का शुगल फरमा रही थी। इस लाल ने जबड़े भेजते अपनी गन उसके माथे पर रखी तो इबादत आंखों से तर चेहरे से सहमी नजरों से उसे देखा, जबकि अब की बार उसकी आंखों में खौफ देख वो गहरा मुस्कुराया। भाई किसे कहा? उसने जबड़े भेजते ठठरा देने वाले लहजे में उसके करीब झुकते तफसार किया। निकाह के बाद इबादत इसे अब देख रही थी। 2 दिन से नाराज थी, तब से किसी से बात तक नहीं की थी, खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। मगर अब इस शख्स को अचानक एक नए रिश्ते से अपने इस कदर करीब देख इसका नन्हा सा दिल लरजने लगा। धड़कने खौफ से धक धक कर रही थी। क्या पूछा है मैंने भाई? किसे कहा? इस्लाल ने गन उसके माथे पर रखते लेकर खींचते नीचे ले जाते उसकी ठोड़ी ऊपर किए पूछा। इबादत सांस रोक के खामोश पड़ी थी। इस्लाल को इसका खामोश रहना आग लगा गया। मुझे नाफरमान इंसानों से सख्त नफरत है, और खास तौर पर वो शख्स जिसका ताल्लुक मेरे साथ जुड़ा हो। मेरे जुनून से वाकिफ हो ना हो या नहीं? उसने गन एक से की शहरक पर रखी तो इबादत ने डरते सर को जोर से हाँ में हिलाया। तो फिर मुझे बताओ भाई किसे कहा? एक वक्त था जब इबादत का भाई कहना बहुत पसंद था, मगर आज उसका यूं अपने निकाह में होने के बाद उसे भाई कहना उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे जलती भट्टी में फेंक दिया हो। सॉरी, अब नहीं कहूंगी। अपने आंसू को निगलने की कोशिश करते हुए घुटी घुटी सी आवाज में बोली तो ना चाहते हुए भी इस्लाल को इस पर रहम आया। तुम इस्लाल आलम की मलकियत हो, आइंदा ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। इबादत के चेहरे को गहरी नजरों से देखते इस्लाल आलम ने उसके कान में झुकते सरगोशी की। अपने होंठ उसके कान की लू पर रखे तो इबादत ने डरते बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा। इस्लाल बका यूं खुद से इस्लाल का यूं खुद से करीब आना उसे खौफजदा कर रहा था। वो ऐसा तो नहीं था, मगर अब वो यूं उसके करीब था जैसे फिजा में बिखरी खुशबू। अगर ऐसे ही फर्माबरदारी से मेरी हर बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। इबादत की बंद आंखों को देखकर उसने मुस्कुराते उसकी लरजती पलकों को देख होंठ उसकी नाक पर रखते कहा। इबादत का पूरा वजूद पसीने से शराबोर था। उसका सांस रुकना इस लाल आलम को बहुत भाया था। जब तक मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगी तब तक तुम खुशी खुशी जीत सकती हो अपनी ज़िंदगी, मगर जब कहीं मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम किया तो फिर मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या सज़ा दूँगा तुम्हें। इस लाल ने सर्द लहजे में सरगोशी करते होंठ इबादत की शहरक पर रखे तो उसके सुलगते होंठों के लम्स पर वो उसकी जान से होंठों के लम्स की वजह से उस जान से लर्जी थी। इबादत को अपनी सांस उसकी कुर्बत में रुकता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल चाह रहा था कि वो रोते हुए सब इकट्ठा कर ले, मगर इस लाल आलम का खौफ इस कदर हावी था कि उसकी आवाज़ भी उसके हलक में दब सी गई। इस लाल ने एक मुस्कुराती नज़र उसके नाजुक वजूद पर डाली और फिर एक गहरा सांस फिजा में बिखरी इसकी खुशबू में भरते वो गहरी मुस्कुराहट से बाहर निकली। नहीं, मुझे नहीं जाना। वो रोती अंदर जाने से इनकारी थी। इसे खौफ आ रहा था। अपनी आंखों के सामने ही तो अशकान का खून देखा था। अब भला कैसे उसके सामने चली जाती? आफिया बेगम ने उसे मोहब्बत से समझाया, अगर वो ना जाती तो अशकान कभी भी हॉस्पिटल ना जाता। जब भी वो प्यार से समझाते अपने साथ लाई और अशकान के कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए इसे छोड़ते वापस गई। ओज़गुल का पूरा वजूद डर से कांप रहा था। अशकान की आंखें इसे अभी तक खुद पर टिकी महसूस हो रही थी। इसे लगा कि वो इसे जान से मार देगा। उसकी आंखें खौफ से स्याह पड़ने लगी कि एकदम से वो डरती अपना साकित खो
होश-ओ-हवास से बेगाना ज़मीन बोझ हुई पड़ी थी। अपने रुख़सार पर कुछ गिरता महसूस करते हुए उस गुल ने मंदी-मंदी आँखें खोली। उसकी नज़रें खुद पर साये की तरह झुके इश्कान सिद्दीकी पर पड़ी। वो रो रहा था। उसकी आँखों में खौफ के आँसू थे, इसे खो देने का खौफ। ओज़गुल कितनी देर तक सुन्न हुए वजूद से उसे देखे गई, जबकि उसके होश में आने पर इश्कान ने फ़ौरन से अपने आँसू साफ़ करते मुस्कुराते उसे देखा। ओज़गुल ने महसूस किया उसका हाथ अभी तक इश्कान के हाथ में था। वो झट से उठ बैठी और खींचते अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। इश्कान ने बग़ौर उसकी आँखों में देखा, जो नज़रें चुराते अपने खौफ पर काबू पा रही थी। जानती हो तुम्हें खो देने का खौफ कैसा है? इश्कान ने बेसाख्ता ही उसकी हिरन की मानद बड़ी-बड़ी आँखों में झाँक देखते पूछा, और वो वाक़ई में इश्कान सिद्दीकी की चाहत के काबिल थी। उसका जुनून, उसका इश्क, सब कुछ। ओज़गुल उसके हाथ के सर्द लम्स पर हिचकियाँ भरते उसके हाथ से बहते खून को देख रही थी। खून उसके पंखुड़ियों की मानद गुलाबी बारीक होंठ फड़फड़ाए। अशखान ने उसके होंठों पर उँगली रखते उसे खामोश करवाया। ये कुछ भी नहीं, अगर मुझे अपने वजूद में मौजूद इस खून का कतरा-कतरा निचोड़ना पड़ता, मैं तब भी अपने कहे से पीछे नहीं होता। अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। इश्कान सिद्दीकी की गुल मेरी ओज़गुल। इसके जुनून पर ओज़गुल सुन सी रह गई। तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है मुझे। मेरा बस चले तो मैं अपना एक-एक लम्हा तुम्हारी खुशबू को खुद में उतारते इस दुनिया से जहाँ से गाफिल हो जाऊँ। ओज़गुल उसके जुनून पर मज़ीद खौफ़ज़दा हो रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा-वैसा होगा। इसने तो सिर्फ़ एक अच्छा दोस्त माना था अशकान को, मगर अब उसकी बातें उसे मज़ीद सहमा-सी गई। वो मासूम लरज़ते वजूद से बमुश्किल से उसके सामने बैठी थी। मुझे जाना है, ओज़गुल ने डरते कहा तो अशकान ने अपने सुर्ख़ आँखों को मूंदा। तुम्हें तुम्हारे मुझे तुम्हारे ये बाल कितने पसंद है। उसके करीब बैठे इश्कान ने ओज़गुल की नज़र आते बालों को देखते कहा तो ओज़गुल ने हैरानगी से उसे देखा। पहले देखिए थे एक बार, अभी तक उनकी खुशबू नहीं भूला मैं। ओज़गुल के करीब घुटनों के बल बैठते इश्कान ने बहकते उसके घने बालों को हाथ में लिया तो ओज़गुल सहमते डरते आँखें मूंद गई। अशकान उसकी खूबसूरत बालों को अपने हाथों में महसूस करता बखौर बेहोश सा हुआ था। उनकी खुशबू, उनकी नरमाहट उसे अलग ही दुनिया में ले जाती थी। ओज़गुल उसकी अजीब-सी हरकत पर कँप-कँपाते अपने बालों को देख रही थी, जो इस वक़्त अशकान के हाथ में थे। अशकान ने सर्द आँखों से उसकी जानिब देखा, जो आँखें मूंदे कँप-कँपा रही थी, और फिर उठते हुए नरमी से उसके माथे पर बोसा दिए आँखें मूंद गया। अपनी पेशानी पर उसके लम्स को महसूस करते ओज़गुल साँस रोक सी गई, जबकि अशकान इन लम्हों को अपनी यादों में किसी कीमती खज़ाने की तरह कैद करते ओज़गुल के माथे पर बोसा दिए पीछे हुआ। मुझे जाना है। अशकान को पीछे होता देख वो लरज़ती हुई आवाज़ में बमुश्किल से बोली थी, ओके जाओ। अशकान ने सर्द लहजे में कहा, जबकि ओज़गुल को तो आगे ही ये सुनने का इंतज़ार कर रही थी। अशकान के कहने पर वो दौड़ते कमरे से निकली, जबकि अशकान की नज़रें उसके बालों में अटकी थीं। ओज़गुल मेरी बच्ची क्या हुआ? नुसरत बेगम जो इमरजेंसी में सब कुछ छोड़े आफ़िया बेगम के घर आई थी, अब यूँ अशकान के कमरे से ओज़गुल को बिखरी हालत में निकलता देख वो तड़पते उसके करीब हुई, जिसकी आँखों में सुर्ख़ डोरे थे, चेहरे पर सालों की थकन लिए वो इन्हें अपनी ओज़गुल नहीं लगी थी आज। मम्मा मुझे घर जाना है। ओज़गुल अपनी मम्मा को अपने सामने पाते तड़पते उनके सीने से लगी थी। फरखंदा बेगम ने इसे सीने से अपनी गोश में छुपा लिया। गुल मेरी गुड़िया क्या हुआ? फरखंदा घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। अज़हर साहब ने हाथ पुश्त पर बांधे बेतासुर लहजे में कहा तो फरखंदा बेगम ने हैरानगी से इन्हें देखा। आखिर कोई बताएगा कि हुआ क्या है? फरखंदा बेगम ने माथे पर बल डाले ओज़गुल के लरज़ते वजूद को थपकते अपने सीने में भींचा। आफ़िया बेगम और अफ़ान सिद्दीकी दोनों इस वक्त अशकान के पास थे। जब भी वो किसी को भी ना पाते हैरान थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी लाडली को कैसे बिना उसकी रज़ामंदी के अशकान के नाम कर दिया गया था। मैं कह रहा हूँ कि घर चलो, घर जाते बात होगी। अज़हर अंसारी ने सख्त लहजे में कहा, और फिर एक नज़र रोती हुई ओज़गुल पर डाले वो तेज़ी से बाहर निकले। क्या हुआ इबादत को? सिकंदर जाफ़री सुबह ही सुबह शायान जाफ़री के घर पहुंचे थे। दानिश ने कॉलेज जाने से पहले इन्हें बताया था कि इबादत को रात से तेज बुखार था। वो सुनते तड़प उठे थे। रज़िया बेगम और फरजाना तो ऐसे चुप हुई थी जैसे जाने कौन सी क़यामत टूट पड़ी हो, मगर सिकंदर जाफ़री सुनते ही परेशान होते दौड़ते इसे देखने को आए थे। पता नहीं बाबा, अभी सुबह सुबह कहाँ से उठे उठने नुज़रत उठाने गई थी। पता नहीं बाबा, अभी सुबह नुज़रत उठाने गई थी, तो बुखार में फंक रही थी, जभी वो परेशानी से बाहर आई थी। आनिश 2 दिन से नाराज़ था। इसने शायान साहब से ख़ासी लड़ाई की थी कि क्योंकि वो पहले से जानता था कि इस्लाल आलम और अमल एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी शायान के बताने पर वो खामोशी से चला गया था, और अब इस वक्त भी इबादत का की हालत का कसूरवार इसे इस्लाल ही
लगा था। बाबा जान आप बुखार हो गया है, इबादत को बस आनिश ने लेकर जा रहा है इसे हॉस्पिटल। शायान जाफरी ने मुड़ते सिकंदर जाफरी को देखकर कहा। जबकि सिकंदर जाफरी अंदर कमरे में आते एक नजर इबादत को देख आनिश को देखने लगे। तुम्हें नहीं जाना पड़ने, इन्होंने रोबदार लहजे में गरजते हुए पूछा तो आनिश ने लब भींच लिए। इबादत को हॉस्पिटल लेकर जाना है, मैं कल चला जाऊंगा। इसने गीली पट्टी इबादत के तपते माथे पर रखी, जो तकरीबन होशो हवास से बेगाना बुखार से दमकते सुर्ख लाल अंगारा हुए चेहरे से बेसुध सी पड़ी थी। क्यों, तुम क्यों लेकर जाओगे? इस लाल की बीवी है, वही लेकर जाएगा। सिकंदर जाफरी ने बेड की दूसरी जानब इबादत के करीब बैठते कहा तो आनिश ने सुनते जबड़े भींच लिए। नहीं बड़े पापा, मैं खुद ही ले जाऊंगा, इतलाल भाई को रहने दे। आनिश ने बिना सोचे तेजी से कहा तो नुसरत बेगम जो अभी चाय ली कमरे में आई थी, आनिश को यूं सिकंदर जाफरी के सामने जवाब देता पाते वो डर सी गई। तुम बताओ कि अब मुझे के क्या सही है और क्या नहीं। सिकंदर जाफरी का गुस्से से बुरा हाल था। एक उम्र गुजरी थी, इन्होंने वो जानते थे कि आनिश का उनके फैसला पसंद नहीं आया था, मगर वो अपने फैसले पर किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे। बाबा जान बच्चा है, माफ कर दे, मैं इस लाल को बुलाता हूँ, वो ले जाएगा इबादत को। शायान जाफरी ने सिकंदर जाफरी को नरमी से समझाया। वो नहीं चाहते थे कि आनिश मजीद कुछ कहे और बात मजीद बिगड़े। मैंने कहा था उसे, वो आता ही होगा। सिकंदर जाफरी ने एक तेज नजर आनिश पर डाली और फिर शायान जाफरी को जवाब दिए। वो सर सांस फजा के सुपुर्द करते इबादत के माथे को छूते देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम माँ। वो अपने भारी कदम उठाए दरवाजा नॉक किए अंदर आया। शायान जाफरी ने मुड़ते से सर तक पाँव देखा। सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस वो फ्रेश फिसा बालों को अच्छे से सेट किए, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने थे, आंखों में इत्मीनान इत्मीनान अजीब सी चमक लिए। हल्की सी बियर में वो इन्हें काफी शाज प्रशाज से दिखा था। वो चूंकि थे इसे खुश देख, इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर मुतमईन होगा। वालेकुम अस्सलाम इस्लाल, इधर आओ। सिकंदर जाफरी ने मुस्कुराते उसके खूबसूरत चेहरे को देखते उसे पास बुलाया। इस्लाल ने तिरछी निगाहों से बेड पर बेहोशी की हालत में पड़े इस नाजुक वजूद को देखा। इसे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो कुछ वो कल रात कर चुका था इस पर वो खुद भी हैरान था। इबादत के लिए तो फिर भी ये सब गैर मुतवक्का था। जी पापा जान। वो शान जाफरी से मिलते सिकंदर जाफरी के करीब गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।